YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और मेरी हालत भी आज आप सबके सामने है। कल मेरी वीडियो नहीं आई, रात काफ़ी बहन भाइयों ने कमेंट्स किए कि बाजी आप अपनी खैर खैरियत के बारे में आगाह करें, खैरियत तो है। परसों रात को मायरा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इतना तेज़ उसे बुखार हुआ, 102 से भी ऊपर बुखार था। मायरा बेहोश होके पड़ी थी। कल परसों वाले दिन दोपहर को मैं दवाई लेके आई थी, लेकिन उस टाइम तो बुखार कम हो गया, लेकिन शाम को शदीद बुखार हुआ काफ़ी। मतलब मायरा को दवाइयाँ वगैरह खिलाने के बाद जब बुखार कम नहीं हुआ तो आपको पता है इतनी परेशानी इस मोड़ पर आकर इस बंदे ने, मेरे शौहर ने मुझे दी ना कि मैं आज रोती हूँ तो रो नहीं सकती और हंसती हूँ तो हंस नहीं सकती। और यहाँ पर काफ़ी बहन भाइयों ने भी मुझे कहा कि बाजी आपने शादी करके गलती की। भाई गलती तो मुझसे हो गई, अब उसकी सज़ा आप मुझे तो ना देना। एक तो मैं वैसे ही इतनी मुश्किलात और परेशानियों से इन दिनों गुजर रही हूँ, ऊपर से जो बहन भाई मुझे कहते हैं कि बाजी आप शादी करके गलती की, शादी करके आप बहुत ज़्यादा आपने गलत किया, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग मेरे जख्मों पर नमक डाल रहे हैं। इसीलिए मैंने वीडियो में पहले ही कह दिया था कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ हो तो इंसान कभी भी वो कदम ही ना उठाए। एक बार तो मैं कहती थी ना कि मेरी माँ ने मुझे छोटी सी उम्र में बेचकर गलती की थी, लेकिन दूसरी बार मैंने खुद ही कहा कि ये गलती मैंने बहुत बड़ी गलती की और जिसका खमियाजा शायद मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे भुगतना पड़ेगा, या यही गलती शायद मुझे कब्र तक लेके जाए। तो मायरा की तबीयत खराब हुई, आपको पता है शौहर की तरफ से दी हुई जो मेरी पुरानी बाइक थी वो भी उसने वापस ले ली और कार भी अपनी ले ली। तो शाम को तकरीबन 9-10 का टाइम था, हमारे पास सवारी नहीं थी। मैं रोती थी तो रो नहीं सकती थी और हंसती थी तो हंस नहीं सकती थी, इतनी मेरी बुरी हालत थी। जब मायरा को देखती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं आज धाड़े मार मार कर रोऊं। तो जीशान को मैंने कहा कि अपने किसी जान पहचान वाले को कॉल करो और उनसे बाइक मांगो। 3 से 4 बंदों को जीशान ने कॉल की, लेकिन कुछ लोग कॉल नहीं उठा रहे थे और 1-2 बंदों ने कहा कि हम काफ़ी दूर हैं इस टाइम, तो जब आएंगे तो बाइक लेके आएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने परेशानी में जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी भांजी के घर कॉल की। मैंने कहा कि मायरा की तबीयत खराब है और मेरे पास सवारी भी नहीं है, रात के इस टाइम मैं क्या करूं। तो मेरी भांजी ने मुझे मशवरा दिया कि आप हेल्पलाइन यानी कि 1122 पर कॉल करो। हेल्पलाइन 1122 पर कॉल की तो उन्हें सारा मामला बताया कि मेरी छोटी मायरा की तबीयत इतनी ख़राब है, बुखार से वो बेहोश पड़ी है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ और यहाँ पर मैं अपनी हेल्पलाइन 112 के दफ्तर वालों की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बर वक्त तकरीबन 5 से 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे, फ़ौरन वो लोग पहुंचे। जब उन्होंने आकर चेकअप किया, मायरा की हालत देखी तो उन्होंने फ़ौरन रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि इसे हॉस्पिटल ले चलती हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, बुखार शदीद है इसको। तो रात के 11 बजे हम 11:22 की गाड़ी पे डालकर मायरा को जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल मैं मुस्कान को ही लेके गई थी ना। तो उसके बाद मुझे अभी तक पछतावा है कि काश मैं सरकारी हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को ना लेकर जाती तो शायद आज मुस्कान मेरे साथ होती। सो हम उधर लेके गए और वहाँ पे एडमिट करवाया। तकरीबन रात के 3 बजे तक हम वहीं एडमिट रहे। 4 बजे के करीब मुझे मायरा की तबीयत संभली तो हमें छुट्टी हुई। तो वापसी हमारा सवारी का मसला था, वापसी भी सवारी नहीं थी और जब जीशान को भेजा काफ़ी देर रुलने के बाद सहरी का टाइम हो गया तो जीशान को एक रिक्शे वाला मिला और उसने भी कोट छुट्टे शहर से बाईपास तक आने के अच्छे खासे हमसे पैसे ले लिए। तो हमें पहली बार एहसास हुआ कि घर की सवारी जो होती है बहुत बड़ी नेमत होती है। इस तरह से हम मायरा को लेके आए तो कुछ परेशानी और कुछ थकावट की वजह से मुझे कल खुद बुखार हो गया और इतना मुझे शदीद बुखार हुआ कि मैं खुद सारा दिन तड़पती रही। बात फिर वहीं पे आ जाती है, मुझे फिर से सवारी का मसला हो गया। अगर सवारी होती तो मैं भी दवाई लेने जाती। तो सारा दिन मैं रोती रही, रोते रोते फिर मैंने अपनी बहन को कॉल की और मेरी व्हाट्सअप जो है और मेरा मोबाइल जो है मेरे शौहर के पास अभी तक स्कैन है, क्योंकि इसने मेरा व्हाट्सअप और मोबाइल स्कैन किया हुआ था। उधर से जब इसने मैसेज सुने है कि इसको भी अभी बुखार है, रात मायरा की भी तबीयत खराब थी, तो इसने मुझे कॉल की तो इसने यही कहा कि इतनी मुश्किलों से गुजर रही हो लेकिन मेरे आगे हार नहीं मान रही हो। मैंने कहा मैंने हार नहीं माननी, अगर मैं किसी के आगे किसी जुल्म और ज्यादती के आगे झुक गई तो फिर मैं जनूबी पंजाब की शेरनी तो नाना हुई। तो इसने मुझे कहा कि अगर मुझसे सुलह करना चाहती हो तो मैं बाइक भी लेकर दूंगा और मैं सुलह के लिए मेरी चंद शराइत हैं और आप खुद समझदार हैं आप लोग, शराइत पर जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। मैंने इसको यही कहा कि शराइत पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जब मैंने तुमसे निकाह किया था, शादी की थी,
तो मैंने तुमसे एक जोड़े की भी डिमांड नहीं की थी। तो मैंने तो उस टाइम कोई शर्त नहीं रखी थी। अगर आज गलती भी तुम्हारी है, तुमने वो दुबई से मुझे बेइज्जत करके यहाँ पाकिस्तान भेज दिया और बदले में 1 रुपया तक नहीं दिया, और आज इस मोड़ पर अगर मैं इस तकलीफ से गुजर रही हूँ, मेरी इस टाइम इतनी हालत खराब है और तुम्हें शर्तों की पड़ी है, तो तुम अपने पैसे और अपनी जो चीजें हैं वो अपने पास रखो। अगर हमें अल्लाह पाक देगा तो हम भी ले लेंगे एक दिन। कहती हैं कि मुश्किल के बाद आसानियां आती हैं, और इंशाल्लाह मुझे अपने रब पे यकीन है कि जो मेरी तकलीफें नसीब में लिखी हुई हैं वो आकर रहेंगी, कोई नहीं रोक सकता। बाकी मैं तुम्हारे हाथों ऐसे ख्वाम में हार नहीं मानने वाली। इस तरह से सो मगरिब के टाइम हमें फिर से कहीं से बाइक मिली और जीशान मुझे और मायरा को दोबारा ले गया। तो मैं दवाई लेके आई और शाम में बेहोश होकर सोई, मुझे कोई होश नहीं रहा, इतनी मेरी तबीयत खराब थी। और आज सुबह जैसे ही मैं नाश्ते वगैरह से फ्री हुई, बच्चों को नाश्ता वगैरह खिलाने के बाद, तो हमारे बिस्मा बहन और मुजाहिद भाई जो यूट्यूब चैनल वाले हैं और हमारे अच्छे जो है ना, उनके घर आने जाने ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने बीच में पढ़कर यही मुझे कहा कि बाजी जो होना था हो गया, आप सुलह कर लो। लोग तमाशा बना रहे हैं, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं, लोग आपके ऊपर बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर बातें कर रहे हैं, तो आप लोग सुलह कर लो, हम खुद असलम से बात करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने शायद मेरे शौहर को कॉल की, तो इसने आगे जो शराइत रखी, सबसे पहले आप लोग वो शराइत सुन ले। शराइत पर ये बार मुझसे सुलह चाहता है, अगर वो शराइत इसकी पूरी ना हुई तो ये सुलह कभी भी नहीं करेगा, और आगे से कहता है कि जाओ जो अदालत में जाकर मेरे खिलाफ करना है कर लो। पहली जो इसकी शर्त है वो ये है कि मैं तुम्हारे घर का जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम्हारे घर के पर्दे और जो भी काम रहता है वो जब मेरा दिल करेगा, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं करवा कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर तुम मुझसे डिमांड नहीं करोगी इस चीज की। दूसरी जो शर्त इसकी ये है कि मैं अपने घर वालों को जो कमा रहा हूँ, दे रहा हूँ, आऊं जाऊं, उस चीज की तुम मुझसे पूछ गुछ नहीं करोगी। तीसरे नंबर पे जो इसने मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप वगैरह स्कैन किए हुए हैं, इसने कहा कि जो मैंने इसकी व्हाट्सएप और उसका मोबाइल वगैरह स्कैन किया हुआ है ना, अगर ये और भी सिम तब्दील करेगी तो इसी तरह मुझे स्कैन करने लिखे हैं। मैंने कहा मुझे तुम्हारी पहली शर्त भी मंजूर है कि तुमने मेरा मोबाइल स्कैन किया हुआ है 2 साल से, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से ना कोई गलत बात करनी है, ना मुझे इस चीज का डर है। तो स्कैन किया हुआ है, मोस्ट वेलकम। जब भी कोई और सिम कहोगे तब्दील करके वो मोबाइल भी मैं तुम्हें स्कैन करने दूंगी, तुम जैसा दिल करे करो, मेरे ऊपर पाबंदी लगाओ, तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारा हक है। दूसरे नंबर पे तुम सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहते हो वो भी तुम लगवाओ, क्योंकि मेरी नीयत में चोर तो नहीं हो, ना मेरे घर में किसी ने आना है, ना मुझे शौक है। अगर मुझे गैर मर्दों का शौक होता तो मैं निकाह करके तुम्हारी पाबंदी क्यों होती। हो गई तीसरी शर्त जो तुम्हारी कि तुम घर आओ जाओ ये वो रोक टोक। जब तुम्हारे घर वाले मेरे दुख सुख के नहीं है, मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरी सास एक दिन यहाँ रहना गवारा नहीं किया, मुझे और मेरी मासूम सी बच्ची को अकेला छोड़कर इधर चली गई, तो मेरी बहन और मेरी भांजी आई 4 से 5 दिन वो लोग यहाँ रही। उसके बाद तुम्हारे भाई दुख सुख में मेरे ना आए, मेरी बच्ची को तकलीफ हो, मुझे तकलीफ हो, हम अकेली माँ बेटी धक्के खाएं। तुम्हारा भाई 1 महीने आकर रहा तो 100 बातें करके मेरे साथ झगड़ा करके चला गया। तो तुम्हें अपने माँ बाप बच्चे सब कुछ अजीज है, तो मुझे कुछ भी अजीज नहीं है, मेरी इसका मतलब है कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है जो मेरी यूट्यूब की इनकम आती है उस इनकम से मैं अपना महीने का राशन लेकर अपने पैसों से रखती हूँ। गंदम वही है जो हम साल की लेकर रख लेते हैं। उसके बाद अगर तुम 30 से 40 हजार महीने का खर्चा देते रहे हो, वो डिटेल पूरी तुमने लिख कर रखी हुई है। इस तरह से अल्लाह माफ करे, कोई किसी की दुआ सलाम में भी औरत होती है ना, किसी की दोस्त भी बन जाती है, माशूका भी बन जाती है ना, तो उसको कोई लेन देन में देते हैं ना मर्द, वो भी इतना हिसाब नहीं रखते जितना तुमने अपनी बीवी के साथ रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने कहा शर्तों पे जिंदगी नहीं गुजरती, कुछ तुम अपनी मनवाओ तो कुछ मेरी भी मानो, इस तरह से नहीं होता। तो सारा दिन आज इस बंदे ने मेरा सर खाया। मगरिब का टाइम होने वाला है, आप मेरी लाइव हालत देख सकते हैं, मैंने सर में तेल डाला तो मैं नहाई भी नहीं। तो सारा दिन मत्थाखोरी करने के बाद इस बंदे ने मुझे यही कह दिया कि जाओ वो अदालत पड़ी है, तुमने जो अदालत में जाकर मेरे खिलाफ करना है करो, बाकी जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसका तुम सोच भी नहीं सकती। तो ये धमकी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली मुझे मिली है। और सबसे बड़ी जो इसकी शर्त थी वो ये थी कि जो वीडियोस मैंने 1-2 इसकी हकीकत आप सबके सामने शेयर की है ना, सामना दिखाया है, कहते हैं कि ये वीडियो भी तुम डिलीट कर दो। क्यों? मैंने कहा तुम जो मेरे साथ जुल्म और ज्यादतियां करते रहो, हर किसी को तो सामने मैं हंसती फिर रही हूँ, किसी को क्या पता कि तुम अंदर ही अंदर मुझे किस तरह से घुट घुट के मार रहे हो। वो वीडियोस मैं डिलीट कर दूं ताकि चंद दिनों के बाद हमारी यूट्यूब की फैमिली ही मेरी अपनी है, इसके अलावा तो मेरा कोई भी नहीं है।
वो सारी चीजें वो लोग भूल जाएं, उसके बाद अल्लाह ना करे तुम आओ, तुम लोग बलोच हो, मुझ भी कर दो और कहो कि भाई मुझे क्या पता कोई आया होगा और इसको मार गया होगा। तो मैंने कहा इस तरह से तुम मेरा घर भी अपने कब्जे में ले लो और मेरे बच्चों को भी घर से निकाल दो। सो मेरी यूट्यूब के ऊपर जो भी तुम मेरे साथ करते जा रहे हो, ये मेरी अपनी जिंदगी की सारी हकीकत है। मेरा कोई नहीं है ना, अल्लाह पाक के बाद मेरी यूट्यूब फैमिली है। अगर मेरे खिलाफ कोई हक में खड़ा नहीं होगा तो सबको पता तो होगा कि आरजे महविश भी कोई थी जिसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें भी आई थी और उसने खुशी खुशी झेला भी था, और उसके बाद इन तकलीफों से गुजरने के बाद उसके साथ क्या हुआ, किसने किया होगा। तो मैंने कहा मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगी। मैं 4 दिन दुबई से वापस आने के बाद भी मैंने कहा तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन तुम बंदे ने यही कहा कि तुम मुझसे आजाद हो। वो वहीं से मेरे पास मौजूद है, इसने कहा कि जो करना है जाके करो, मुझसे आजाद हो। तो 5 दिन इसकी तरफ देखने के बाद मैंने वो सारी हकीकत अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने रखी। तो अब वो हकीकत भी मैं खत्म कर दूं ताकि लोग फिर से मुझे ही झूठा समझे कि हाँ जी ये झूठी थी इसीलिए तो वीडियो डिलीट कर गई। तो मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगी। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद उसको आग लग गई और उल्टा वो काल ही बंद कर गया। तो आज के दिन की जो सारी हकीकत थी ये थी, और इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास खर्च का 1 रुपया तक नहीं रह गया है। जो थे 2 से 3 दिन बच्चों की बीमारी पे लग गए, मायरा भी मार रही, मैं कल खुद भी मार रही, और छोटे बच्चों की जूते भी नहीं थे। मैं क्या करूं, अदालत जाऊंगी, वकील करूंगी, पैसे लगेंगे, और अभी मेरे पास पैसे भी नहीं और मेरे पास सवारी भी नहीं है। और इस मोड़ पर आकर मेरी इतनी हालत खराब है। तो आप प्लीज आप लोग मुझे तकलीफ ना दें, आप ये ना कहें बार बार कि आरजे आप गलत थी। यार मैं गलत थी, मैं भी तो इंसान थी, मुझसे यही गलती हुई कि मैंने एक बार फिर से किसी पर भरोसा कर लिया, और वो भी अपने घर की तकलीफों को देखकर। कुछ इस चांद हमारे इलाके के मर्द थे जो मुझे जलील करते थे, शादी के लिए दोस्ती के लिए फोर्स करते थे, इन्हीं की वजह से तंग आकर मैंने ये कदम उठाया, ये सोच कर कि शायद ये इंसान अच्छा निकले। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया है, यहाँ पे सभी मर्द एक जैसे ही फिर रहे हैं। माजरत के साथ कुछ मर्दों को ये बात सुनकर तकलीफ होगी, लेकिन मुझे जिस हद तक मर्द मिले ऐसे ही मिले। मैं ये नहीं कहती कि यार मैं अच्छी हूँ, मैं भी बुरी हूँ, मुझ में भी कुछ गलतियां होंगी, लेकिन मुझ में इतनी भी बुराइयां नहीं है कि कोई भी बंदा, हर बंदा मुझे ब्लैकमेल ही करे। बाकी देखेंगे कि सुबह क्या करना है। अगर कहीं से सफारी वगैरह का बंदोबस्त हो गया तो इंशाल्लाह मैं अदालत जाऊंगी, जो केस होगा खर्चे का वो मैं करूंगी, क्योंकि मेरी हालत आप सबके सामने है। मेरी अब बात करती हूँ तो हाथ कांपती है, मैं जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। खुदा के लिए आप सब मेरी आवाज बने, मेरे साथ खड़े हो। ये ना शख्स समझे या इसकी फैमिली या इसके रिश्तेदार की ये दुख की इस घड़ी में अकेली औरत है, हमारा क्या कर लेगी।